नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हमारी बेहद खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे का दिन है और आज के दिन हम सिर्फ महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और उसी से जुड़े सवालों के जवाब भी देते हैं। अगर आप भी एक ऐसी महिला हैं जो हमसे किसी भी तरह का मार्गदर्शन चाहती हैं अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, तो अपने सवाल हम तक पहुँचा सकती हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे नोट डाउन कर लीजिए। यूट्यूब पर देखती हैं तो कॉमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डाल सकती हैं और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी हो, किसी भी मोड पर कोई क्लैरिटी आपको चाहिए हो तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। हमारे एक्सपर्ट्स लाइव आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आपकी सहायता करेंगे। हर्षवर्धन रुंगटा हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी इस बेहद खास पेशकश में। हर्ष, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और बहुत इंटरेस्टिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस आज आए हैं। आज के सवालों को देखकर लगता है कि महिलाएं जो हैं किसी भी उम्र की हों, इन्वेस्टमेंट को लेकर उनकी जागरूकता और उनकी रुचि ज़रूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहला सवाल लेना चाहूँगी सोनाली का। सोनाली आईटी एम्प्लॉई हैं, बैंगलोर से हैं हर्ष, और इन्हें जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करनी है, लेकिन उससे पहले इनका एक क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है। ये कह रही हैं कि आउटस्टैंडिंग लगभग 50,000 रुपए का है और उसको पे ऑफ कैसे करें, ये इनका सवाल है। पूछ रही हैं कि क्या किश्तों में चुका दे, कोई ईएमआई में कन्वर्ट कर दे, ईएमआई में कन्वर्ट करती हैं या सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करती हैं तो कितना इंटरेस्ट जो है लगेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहती हैं 10,000 रुपीज़ की, ऑलमोस्ट 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगी। 30 साल तक की ड्यूरेशन है, लेकिन 25 ईयर्स तक ही वो इन्वेस्ट करेंगी और स्टेप अप करेंगी जैसे जब मुमकिन हो। लेकिन सबसे पहले बड़ा सवाल, क्रेडिट कार्ड का बकाया कैसे चुकाना चाहिए। सोनाली, धन्यवाद हम तक पहुंचने के लिए। और ये ही वो पल होते हैं आपके जीवन में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, जहां पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक गलत सलाह आपके क्रेडिट स्कोर्स पर इम्पैक्ट कर सकती है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को जो है पटरी से उतार सकती है। तो थैंक यू, आप हमारे पास आई। हर्ष से आप ले रही हैं मार्गदर्शन। और हर्ष, किसी भी तरह की लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज तो सबसे पहले जितना जल्दी हो सके आपको उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। सोनाली, कैसे आगे बढ़े? कविता, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि अगर आज की तारीख में इनका क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है तो पहली बात तो उन्हें समझना होगा कि जो इंटरेस्ट चार्ज होता है क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग पे, वो करीबन 40 से 50% होता है सालाना। तो ये बहुत हाई इंटरेस्ट बेरिंग लोन की तरह है आपके ऊपर, जो आपको पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप पहले से पहले जितना जल्द हो उतना जल्दी आप इसको पे ऑफ कर दें। अभी आप करेंगी कैसे? तो इसके दो तीन ऑप्शन है। आपने एक ईएमआई का ऑप्शन पूछा। आपका किस तरह का खर्च है उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड और कंपनी आपको ईएमआई का ऑप्शन देती है। अगर आपका ऐसा ऑप्शन है जो क्वालिफाई करता है ईएमआई के लिए, देन मे बी आपको कंसिडर करना चाहिए कि आप ईएमआई में उसे कन्वर्ट करें। दूसरी चीज आपको समझनी होगी कि आपके पास एक मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन होता है कि जितना आपका क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है, मिनिमम अमाउंट पे करते रहिए और बाकी का आपका एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन उस पे जो मैंने ब्याज बोला वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो एक आइडियल सोल्यूशन नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपनी जहां आपको सैलरी मिल रही है, आप वो बैंक के पास जाएं और उनसे पूछे कि क्या वो आपको पर्सनल लोन एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर वो आपको पर्सनल लोन एक्सटेंड करते हैं तो ब्याज जो पर्सनल लोन पे लगता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द क्रेडिट कार्ड। तो आपके पास एक इमीडिएट सोल्यूशन ये है, क्योंकि आप कह रही हैं कि आपके पास इमीडिएट फंड्स नहीं है पेमेंट करने के लिए, आप बोरो करने की सोचिए जो लो इंटरेस्ट रेट है। सो पर्सनल लोन एक ऑप्शन है आपके पास, जहां आपको लोअर इंटरेस्ट रेट पे बोरोइंग होगी एज कम्पेयर टू क्रेडिट कार्ड, और वहां पे आप पे कर सकती हैं। एंड फिर अगर ये मिल जाता है आपको, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जितना जल्द से जल्द हो आप ये पर्सनल लोन को बंद करें, ताकि उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकें। ऑल्टरनेटिवली अगर पर्सनल लोन भी नहीं मिल रहा है, तो आपको आपके पास अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स है, कुछ भी रूप में अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो कोशिश करिए उसे लिक्विडेट करके क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग है उसे पे कर दें। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी आपका डिफॉल्ट होता है तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा, जिसकी वजह से आगे जाते हुए लोन मिलना भी मुश्किल हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें। जहां हो सके, जितना हो सके उतनी जल्दी आप इसको क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग को बंद करें। अगर लोन लेके कर रही हैं तो लोन को भी बहुत प्रायोरिटी पे ट्रीट करके बंद करिएगा। उसके बाद में आप ये अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी एकदम फ्रेश स्टार्ट करिए, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। राइट, चलिए, तो ये सोनाली थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और
एक-एक करके आपको स्टेप जो है आगे लेने होंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी, लेकिन पहले जितना भी आपका बकाया है, उसे जो है आप पूरी तरह से ख़त्म कर लें। हर्ष, आगे बढ़ते हैं और लवली का सवाल लेंगे। अमृतसर से इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है और बहुत ही अच्छा सवाल है इनका। अपने डैड की हेल्प करना चाहती हैं और 20 साल के बाद अपने डैड को खुद के ऊपर खर्च किए हुए पैसे वापस करना चाहती हैं। ये कह रही हैं कि अपनी पॉकेट मनी से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगी और क्योंकि डैड काफ़ी मेहनत करते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए शायद पैसे जोड़ रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, तो अपने डैड को वो रिटर्न करना चाहती हैं। लवली, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत नेक इंटेंशन है आपकी और आप पढ़ लिख जाएं, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। मेरे ख्याल से माता पिता के लिए इससे बड़ा तोहफ़ा शायद और कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपने क्योंकि सवाल पूछा है तो रणनीति ज़रूर लेंगे हर्ष से। हर्ष? यस कविता, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा सवाल है। इनफैक्ट आई एम एज अ पेरेंट मैं कह सकता हूँ कि लवली, आप जो सोच रही हैं वो बहुत अच्छी सोच है, लेकिन हर एक माता-पिता सिर्फ़ अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, उसी के लिए वो बहुत खुशी-खुशी काम करते हैं और बहुत खुशी से वो खर्च करना चाहते हैं, जितना उनसे बन पाता है। तो एज़ अ पेरेंट मैं फिर से ये कहूँगा कि अगर आप कुछ भी स्ट्रेस ले रही हैं या गिल्टी फ़ील कर रही हैं कि आपके पेरेंट्स बहुत काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको वो पैसे उन्हें लौटाने हैं, तो आई थिंक वो ख़्याल से मत करिए। आप सिंपल मैं कोई भी पेरेंट्स के पास अगर आप मैं सिर्फ़ एक सुझाव दूँगा कि आप जाइए, हर रोज़ उनसे इतना कहिए कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, उन्हें गले लगा लीजिए, आई थिंक उनके लिए उतना ही बहुत होता है। सो इरादा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेके कर रही हैं या गिल्टी फ़ील होके कर रही हैं, तो उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनको रीपे करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। पैसे रीपे करने से शायद उनको इतनी खुशी ना हो, जितनी आप उनसे प्यार करेंगी, उनसे कहेंगी कि आप बहुत चाहती हैं उन्हें, तो उनके लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। विद रिगार्ड्स टू आपका जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं आप कि आप इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, बहुत अच्छा ख़्याल है। आपकी पॉकेट मनी से करना चाह आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, सो ये एक हैबिट अगर आप फ़ॉर्म करना चाह रही हैं, तो वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो मैं उसके लिए आपको डेफ़िनिटली एनकरेज करूँगा और आज की तारीख में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में छोटी एसआईपी की भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहाँ पे एज़ लिटिल एज़ ₹250 आप ₹250 से भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकती हैं और कई ऐसे फंड हाउसेज़ हैं, जो ऐसी स्कीम्स आपको ऑफ़र करते हैं, जहाँ पे ₹250 आप भर सकते हैं। उदाहरण के रूप में एसबीआई की जन निवेश स्कीम है, जहाँ पे आप ₹250 से एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में अपनी एसआईपी शुरू कर सकती हैं। तो मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर शुरू करें लॉन्ग टर्म के लिए, एक अच्छी हैबिट है आपके लिए और आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग वर्ल्ड में अपना अच्छा कदम रखेंगी। लेकिन अगर इस इरादे से कर रहे हैं कि आपको अपने पेरेंट्स को पैसे रिटर्न करने हैं क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं या गिल्टी फील कर रही हैं, आई थिंक वो प्रेशर अपने आप पे ना लें। आप इन्वेस्टमेंट जर्नी ज़रूर शुरू करिए, छोटी रकम है तो छोटी, ₹250 से भी आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकती हैं। बेस्ट। कॉलेज स्टूडेंट हैं आप और अब अभी से इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रही हैं। लवली, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये भी कहूँगी कि थोड़ा सा आप जो है अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी रिसर्च को भी जारी रखिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना एक चीज़ होती है, डिसिप्लिन मेंटेन करके उसमें आगे बढ़ना एक चीज़ होती है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना है। और आगे आपकी लाइफ स्टेजेस बदलेगी, बढ़ेगी, आप कमाना शुरू करेंगी, तो कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी आपको आगे बढ़ाना होगा। बहरहाल, आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी का सवाल लूँगी मैं, हर्ष, और ये अपने लिए होम लोन 75 लाख का जो है वो लेने वाली हैं। इन्वेस्टमेंट्स फ़िलहाल नहीं की हैं, लेकिन जल्द ही करना शुरू करना चाहती हैं। लेकिन अब दिक्कत आ रही है कि एक तरफ ईएमआई चल रही होगी और दूसरी तरफ एसआईपी चल रही होगी। अब दोनों को साथ में कैसे जो है जारी रखा जाए, कैसे बैलेंस आउट किया जाए, कितना तय किया जाए कि कितना ईएमआई में जाना चाहिए, कितनी एसआईपी चलनी चाहिए, कैसे इसकी प्लानिंग की जाए। तो मीनाक्षी, लोन लेने से पहले आपने सवाल भेजा, बहुत अच्छा लगा। ये टाइमिंग आपकी बहुत सही है, यही कहना चाहूँगी। और साथ में इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आप सोच रही हैं, अभी तक शुरू नहीं की, लेकिन फिर भी अब कैसे दोनों को आप कैरी करके आगे बढ़ सकती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट दोराहे पर आप खड़ी हैं जीवन के। हर्ष, क्या करेंगे? तो कविता बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में लोन्स जो है वो हर घर की एक बेसिकली कहानी है। आप उसे बहुत लंबे अरसे तक अवॉइड नहीं कर सकते और अगर आपके पास है, तो आपको ये एक बैलेंस लगाना होगा कि भई कितना आप ईएमआई में दें और कितना आप इन्वेस्टमेंट करें और दोनों ज़रूरी है। तो जब आप लोन लेने जाते हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक है कि आप अपना लोन का जो टेन्योर है उसे कम रखें और ईएमआई को बढ़ा दें। तो ताकि आपका हर महीने की जो सेविंग्स है उसमें से एक बड़ी रकम जो है वो ईएमआई की तरफ जा रही है। सो लोन का टेन्योर कम होता है और ईएमआई ज़्यादा होती है।
दूसरा ऑप्शन है कि लोन का टेन्योर आप ज़्यादा लें और ईएमआई कम हो जाती है। तो हर महीने का कंट्रीब्यूशन जो है वो कम होता है और लोन लंबी अवधि के लिए चलता है। अब कौन-सा ऑप्शन चूज़ करना ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपकी आज की उम्र कितनी है, आपकी इनकम क्या है, आपके काम करने के जो नंबर ऑफ इयर्स हैं वो कितने बाकी हैं और आपकी ग्रोथ किस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके करियर में ग्रोथ कैसे होगी और आगे जाके इनकम कैसे बढ़ेगी। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आप चूज़ करेंगे कि आपको लॉन्गर टेन्योर लेके लोअर ईएमआई अभी लेनी है, ताकि बाद में आप ईएमआई बढ़ा सकें जब आपका करियर और पिकअप करेगा, या आपको अदरवाइज़ करना है। अगर आप मान लीजिए ऐसे कोई प्रोफ़ेशन में जहाँ पे इनकम अभी बहुत अच्छी आ रही है और आगे जाके शायद इतनी नहीं आए, तो आप ईएमआई ज़्यादा लेंगे और लोन का टेन्योर कम करेंगे। लेकिन इन एनी केस आपको ध्यान रखना है कि आपको एक बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि लंबी अवधि में आपको हो सकता है आगे जाके बच्चों की पढ़ाई की फीस भरनी है, आपको रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है और आपने अभी कमाती हुई उम्र में अगर सारे पैसे ईएमआई में लगा दिए और सेविंग्स कुछ भी नहीं की, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं किया, तो ऐसा टाइम एक आ सकता है जहाँ बच्चों की फीस भरने का वक़्त ज़रूर आ गया। कोई लोन और ईएमआई नहीं है क्योंकि आपने वो भर दिया, लेकिन आपके पास अभी लमसम नहीं है बच्चों की फीस भरने के लिए। तो हमें वैसी सिचुएशन में आना नहीं है कि डेट फ्री हो गए हम, हमारे पे कोई लोन नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं है, जिसकी वजह से जिसको यूज़ करके हम हमारे बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट के खर्चे निकाल सकें। तो एक बैलेंस बना के चलना होगा। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको लोन का टेन्योर लंबा रखना है ताकि ईएमआई कम हो, या लोन का टेन्योर कम रखना है और ईएमआई ज़्यादा रखें। ये मैं क्यों एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी हमारी जनरल मेंटालिटी ये होती है कि जितना जल्दी हो हमें लोन को रीपे कर देना है, तो हम सिर्फ़ उस पे ध्यान रखते हैं और सेविंग्स पे नहीं करते हैं। तो कहीं पे आगे जाके दिक्कत हो सकती है कि घर का बिना लोन का हो गया, लेकिन हमारे पास कुछ पैसे नहीं बचे जाके हम फीस लमसम के रूप में भर सकें। तो एक बैलेंस बना के चलिए। लोन होना बुरी बात नहीं है, सिर्फ़ उसे ऐसे बैलेंस करिए ताकि ईएमआई भी जाती रहे और साथ में जो आपके दूसरे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो भी आप पूरे कर सकें। नॉट वन एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। और राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मीनाक्षी, ये स्ट्रैटेजी का आपको ख्याल रखना होगा क्योंकि दोनों ही बहुत ज़रूरी है। घर लेना, घर की ईएमआई पे करना और एसआईपी भी करते रहना। आगे बढ़ते हैं, राशि का सवाल लेंगे हर्ष। और ये कह रही हैं कि 5,000 रुपये के लिए कितने फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डालने चाहिए। राशि, थैंक यू, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही अपना सवाल हमें भेज दिया ताकि हम आपको गाइड कर सकें और बस भर नहीं दिए अपने पोर्टफोलियो में फ़ंड्स। वो आपने अच्छा ही काम किया। इसलिए कभी कभी लगता है कि जैसे सवाल आते हैं हमेशा ऐसे लगता है कि विमेन इन्वेस्टर्स थोड़ी सी ज़्यादा अवेयर होती हैं और सही जांच परख कर ही, सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ती हैं। हर्ष, क्या कहेंगे राशि को? अगर महीने के 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं कहूँगा कि एक स्कीम बाय इटसेल्फ काफ़ी है, क्योंकि हर एक कोई भी स्कीम में आप जब इन्वेस्ट करते हैं, अंडरलाइंग वो स्कीम करीबन 30 से 40 कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। तो डाइवर्सिफिकेशन का जो काम है आपका, वो पूरा हो जाता है। तो आप अगर एक स्कीम में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो आप एक फ्लेक्सी कैप या एक मल्टी कैप फंड में करेंगी, तो आपको पूरे मार्केट का एक्सपोज़र उस लिहाज से मिल जाएगा। एट बेस्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा और डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, तो आप 2 स्कीम ले सकते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हो। तो कई कई इन्वेस्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे कि मुझे एक मिड कैप फंड तो फॉर श्योर चाहिए या एक लार्ज कैप फंड श्योरली चाहिए, बाकी आप किसी और में कर दीजिए। तो उस लिहाज से आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्कीम, लेकिन एक स्कीम में 5,000 का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। चुट प्रिया का सवाल लेंगे। इन्होंने अपना सवाल भेजा है, ये ओडिशा की रहने वाली हैं। चाइल्ड एजुकेशन के लिए इनको पैसे इकट्ठा करने हैं हर्ष, और 1,000 रुपये तक ये इन्वेस्ट कर सकती हैं। लेकिन इनका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है क्योंकि सोना, चांदी या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए इक्विटी ये कंसिडर कर रही हैं, और 20 साल में कितना ये इकट्ठा कर पाएंगी। तो वैसे तो तीनों में ही निवेश करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो अलग अलग एसेट क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, तो आप सभी में निवेश करें, पर वो निवेश कैसा हो। फिलहाल 1,000 रुपये से अगर आप निवेश की शुरुआत कर रही हैं तो क्या आप पैसे बढ़ाएंगी तो अच्छा होगा। बहुत सारे सवाल हैं इस सवाल के अंदर। हर एक एक करके आप बताइएगा कि कैसे अप्रोच किया जाए। तो कविता, अभी की तारीख में अगर हम बात कर रहे हैं कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, सो पिछले 1 या 2 साल के रिटर्न्स जो देखेंगे तो निवेशकों को बहुत निराशा हुई है इक्विटी म्यूचुअल फंड से। वही आप देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर स्टेलर रिटर्न्स दिए हैं, मतलब ऐसे रिटर्न्स दिए कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में एक सवाल पूछना कि मैं 1,000 रुपए कहाँ करूँ, इक्विटी में करूँ या गोल्ड एंड सिल्वर,
आई मीन इसमें सिर्फ इतना कहना होगा कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे खुद के लिए इन्वेस्ट करना होता, तो मैं म्यूचुअल फंड के ज़रिए डेफिनिटली इन्वेस्ट करता। गोल्ड एंड सिल्वर की जो रैली है वो 1 या 2 साल की अभी आपने देखी है, इसका मतलब नहीं कि ऐसी की ऐसी रैली अगले 20 साल चलने वाली है। अल्टीमेटली आपको देखना होगा कि आप अपने एसेट एलोकेशन कैसे प्रिजर्व करते हैं। ₹1000 में भी अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मैं कहूँगा कि आप एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करें अपने ₹1000 ताकि आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर सब आपको एक ही प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो आपके लिए सुझाव है कि आप कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या तो एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इन दोनों में से कोई भी एक स्कीम लीजिए। ₹1000 के लिए आपको 2 स्कीम की जरूरत नहीं है। आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करें ताकि आपको मल्टीपल एसेट्स के अलावा आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, व्हिच मीन्स इक्विटी, डेट, प्रेशियस मेटल, रीट्स वगैरह सब आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। और जो हम अनुमान लगाते हैं, आपने पूछा कि 20 साल बाद आपको कितनी रकम हो जाएगी ₹1000 से, तो वेल अगर हम 12% का अनुमान लगाते हैं कि गोइंग फर्दर एक अज्यूम करते हैं कि 12% से अगर आपका रिटर्न जनरेट होता है, तो 20 साल बाद आप करीबन 10 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट से। चलिए, जितना हो सकता है प्रिया अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फ़िलहाल एजुकेशन इन्फ्लेशन भी हमें कंसिडर करनी है। अगर आपको भारत में ही अपने बच्चों को पढ़ाना हो तब भी 20 साल के बाद वो कॉस्ट नहीं रहेगी जो शायद आप अभी देख रही हैं। तो जितना हो सकेगा, अहम गोल है देखिए लाइफ का, क्योंकि ये बहुत पोस्टपोन भी नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं और जितना हो सके बचत करके अपने पैसों को निवेश की राशि को बढ़ाने की कोशिश करें। हर्ष, अगला सवाल लेंगे आशा का। 30 इयर्स ओल्ड हैं ये और अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू करना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले खर्चा कितना होगा, कहाँ कहाँ होगा, उसका थोड़ा लेखा जोखा ये अपने पति के साथ बैठकर शायद डिस्कस करना चाहती हैं। तो ये पूछ रही हैं कि मैटर्निटी के लिए या मैटर्निटी इंश्योरेंस को लेकर क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है, और ओवरऑल चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड अपब्रिंगिंग की कॉस्टिंग अगर हमें करनी हो तो किन किन बातों का ख्याल रखना होगा और कैसे कैसे खर्च बैठाया जाए। अब ये भी डिपेंड करता है कि कहाँ रह रही हैं, भारत के किस क्षेत्र में रह रही हैं, वहाँ पर कॉस्ट अलग होती है। मेट्रो नॉन मेट्रो का फ़र्क तो पड़ता ही है कीमतों में। बहरहाल एक मोटा मोटा हम इनको खाका तैयार करके अगर दे सकें कि कितना खर्चा होता है, सो दैट ये थोड़ा सा प्रिपेयर हो इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से उस दिशा में। तो कविता एग्जैक्टली कोई फैमिली कितना खर्चा करती है ऑन दी अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जो आपने ऑलरेडी कह दिया कि भाई कौन से शहर में रहती है, किस तरह की स्कूल में जा रहे हैं, किस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, लाइफस्टाइल क्या है, बहुत सारी चीजों पर निर्भर होता है। लेकिन एज अ कपल जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली मैरिड हैं, ये इंश्योरेंसेस पे पूरा प्लानिंग करना चाह रही हैं, ये अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग विद डिफरेंट ऑब्लिगेशंस, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म की ऑब्लिगेशंस पे ध्यान रख रहे हैं। आई थिंक एज अ कपल बहुत अच्छा शुरुआत किया इन्होंने कि अभी से अगर ये पूरी डायरेक्शंस बनाते हैं तो ये इनकी जो जर्नी है, फाइनेंशियल जर्नी है, बहुत स्मूथली पार हो जाएगी। अब इसमें मैं बताऊंगा कि एक एक अगर मैटरनिटी की मैंने स्पेसिफिकली बात की है कि कोई इंश्योरेंसेज हैं क्या जो कवर करते हैं, तो वेल अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है कि आप सही मायने में, सही क्वांटम में आप सही इंश्योरेंस खरीदें। तो अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। तो मैं कहूंगा कि एज एन अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जितने भी कमाते हुए मेंबर्स हैं फैमिली के, उनके लिए आपको टर्म लाइफ कवर और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लेना होगा, ताकि अगर कुछ भी फाइनेंशियल लॉस होता है ड्यू टू डिसेबिलिटी और डेथ ऑफ द अर्निंग मेंबर, तो फैमिली के जो फाइनेंसेस हैं वो डिस्टर्ब ना हो और एटलीस्ट उनके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के रूप में इनके लाइफ कवर्स हो। जो नॉन अर्निंग मेंबर्स एंड अदर अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली, इन सब के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज फॉर जो कमाते हुए हैं, ना कमाते हुए सारे फैमिली मेंबर्स के लिए आपको एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना है। उसमें जब आप लेंगे, आपके पास ऑप्शन होता है कि ऐसी पॉलिसी सिलेक्ट करें जिसमें मटर्निटी कवर है। अब मटर्निटी कवर के भी कई सब क्लॉजेस हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। पहले है वेटिंग पीरियड। जब आप कोई भी मटर्निटी पॉलिसी लेती हैं, उसमें वेटिंग पीरियड होता है, विच मीन्स जब आप पॉलिसी खरीदती हैं उसके पहले 3 साल में या 4 साल में मटर्निटी के क्लेम्स नहीं मिलेंगे आपको, बाकी सब के जो कवरेज है वो रहेगा। मटर्निटी का क्लेम आएगा जब आप कम से कम 3 साल वो पॉलिसी लेने के बाद में आपका मटर्निटी क्लेम आए, या 4 साल के बाद। दूसरा है कि उसमें कैप होता है कि अगर आपका मटर्निटी पूरा एक्सपेंसेस मान लीजिए 5 लाख रुपए है, फिर भी पॉलिसी आपको जो रिटर्न जो क्लेम देगा वो उसको लिमिट होती है टू से 50,000 और 1 लाख। ऐसे लिमिट होती है कि एक क्लेम हम मटर्निटी का कितना देंगे।
आपकी पॉलिसी हो सकती है कि 10 लाख रुपए की हो, क्लेम आपका 5 लाख रुपए का है, लेकिन मैटरनिटी का क्लेम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 और 1 लाख ऑफ रुपीज। तीसरा जो सब क्लॉज होता है वो कि कितनी प्रेगनेंसीज पे कितने क्लेम्स में आपको मिलेंगे। हो सकता है कि एक ही प्रेगनेंसी का मिले या 2 प्रेगनेंसी तक का मिले, 2 चाइल्ड बर्थ का मिले। ऐसा नहीं है कि आपको अनलिमिटेड नंबर्स में मिलेंगे। इन सब पहलुओं को समझिएगा और फिर इवैल्यूएट करिए कि आपको मैटरनिटी वाली पॉलिसी लेनी है कि नहीं लेनी है, क्योंकि एक एडिशनल कॉस्ट लगता है अगर आप ये मैटरनिटी बेनिफिट ले रही हैं। ये हो गया आपके इंश्योरेंसेस की बात। जहां तक आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है, जहां पे आपके जो ऑब्लिगेशन रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई, खुद का मिड एज आपके जो खर्चे होंगे, घर खरीदने का होगा या रिटायरमेंट का होगा, मेरी सलाह होगी कि आप एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलें, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करके देंगे, ताकि आपको एडिक्वेट इंश्योरेंस और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान दोनों आपको मिल सके। और आप इस जर्नी पे क्योंकि शुरू कर रही हैं एज अ कपल, ये बहुत इफेक्टिव रहेगा आपकी प्लानिंग स्टैंड पॉइंट से और एक फाइनेंशियल जर्नी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी क्रूशल स्टेज है देखिए आपकी लाइफ की। और अच्छी बात यह है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, अगला सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नीलाक्षी जी लिख रही हैं महाराष्ट्र से, 65 साल की इनकी उम्र है, लेकिन इन्हें कॉपर खरीदना है। अब सोना चांदी की बात तो अब कॉपर ही है सुर्खियों में, और लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों का लंबी अवधि का रुझान, लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो कॉपर पर बेट्स लगनी शुरू भी हो चुकी हैं। इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, लेकिन ऐसे में अब कॉपर खरीदा कैसे जाए? नीलाक्षी जी क्यों खरीदना चाहती हैं? इनके पोर्टफोलियो में क्या कुछ है हम नहीं जानते, लेकिन अगर ट्रेंड को देख रही हैं तो शायद थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है अगर इनके पास और कोई इन्वेस्टमेंट ना हो तो। कैसे इन्हें आप सलाह देंगे? तो कविता सही बात है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों एट एज ऑफ 65 ये कॉपर में इन्वेस्ट या ट्रेड करने की सोच रही हैं। इट इज मोस्ट क्लियरली क्योंकि कॉपर के भाव गोल्ड एंड सिल्वर की तरह हम देख रहे हैं कि मेटल्स के भाव भी बढ़ रहे हैं। सो मे बी उसके लिए वो पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं। एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके फिजिकल कॉपर खरीद के रखिए, बट अगर वो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की बात कर रही हैं तो एक ऑप्शन है कि आप एमसीएक्स में, जो मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज है, उस पर कॉपर के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, तो आप उसके थ्रू कॉपर में एक्सपोजर ले सकती हैं। और दूसरा एक ऑप्शन है, थोड़ा फार स्ट्रेच्ड है, वो ये है कि जो कंपनीज कॉपर माइनिंग एंड प्रोडक्शन में है, आप उन कंपनी के शेयर्स खरीदें, ताकि उसके पीछे भी आपको थोड़ा फायदा, कॉपर के राइजिंग प्राइसेस का फायदा मिल सकता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉशन पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि ये क्योंकि एक सवाल पूछा गया था, मैंने जवाब दिया है। लेकिन बिल्कुल भी मैं जो भी इस सवाल को सुन रहे हैं या जवाब को सुन रहे हैं, मैं एनकरेज नहीं करूंगा कि आप कॉपर में इस तरह से ट्रेड करें एमसीएक्स में जाके, या कोई शेयर्स खरीदें जो कंपनीज हैं जो कॉपर माइनिंग और प्रोडक्शन करती हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि हमने सिर्फ सोचा कि हमें कॉपर का भाव बढ़ रहा है तो मैं चलो कॉपर फ्यूचर्स में खरीद लूं। वैसे नहीं होता है। आइडियली स्पीकिंग मैं सभी को बोलूंगा कि ये प्लीज ना करें, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, और ट्रेडिंग में आप 9 आउट ऑफ 10 केसेस यू विल लूज मनी। अगर आप बहुत इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं, समझते हैं क्या कर रहे हैं, कॉपर को ट्रैक कर सकते हैं, और उसकी वोलेटिलिटी और मार्जिन जो एमसीएक्स वगैरह फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में काम कर रहे हैं, तो उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या होती है, अगर ये सारी फुलफिल कर सकते हैं तभी सोचेगा। इन आइडियल सिचुएशन बिल्कुल ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। सवाल लेंगे मृदुला जी का, और ये 50 साल की हैं। इन्होंने 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए हैं और अब ये पैसे को पूछ रही हैं कि क्या एफडी में डाल दें, क्योंकि इन्हें लगता है कि रिटायरमेंट का, क्योंकि ये पैसा है तो इसको ये खो नहीं सकती, मतलब इस पे घाटा नहीं झेल सकती। इक्विटी मार्केट्स इनको रिस्की लगते हैं थोड़े, तो क्या सलाह देंगे आप इनको? तो देखिए कविता, इनके सवाल में ही इनका जवाब है। मृदुला जी ने क्या कहा कि मेरे रिटायरमेंट के पैसे हैं, मैं रिस्क नहीं ले सकती, इक्विटी मुझे रिस्की लगता है, तो क्या मुझे एफडी में करना चाहिए? एक सिंपल आंसर मैं दूंगा। जब आप अपने रिटायरमेंट पैसों की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपके पास गलत होके सही करने का मौका नहीं है। ये आपका लास्ट रिसोर्ट है, विच मीन्स कि आपकी जिंदगी भर की कमाई है, आपने इकट्ठा की है, आपके हाथ में अभी पैसे हैं। अगर कुछ गलत हुआ इसके साथ, तो आपके पास मौका नहीं है कि आप ये पैसे वापस रिकवर कर सकें इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग मोर। तो इसमें एक सिंपल रखनी चाहिए, अपनी दिल की सुननी चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही, आप समझने की कोशिश करिए, आप सुने हैं, समझे हैं, लेकिन फिर भी आपको सूट नहीं कर रहा, आपका दिल नहीं मान रहा, तो मत करिए। एज सिंपल एज दैट। इसको ज्यादा कंफ्यूज ना करें, अपने आप को भी ना करें, ना ही किसी और को आपको कंफ्यूज करने का मौका दें। आपको एफडी समझ में आती है, आपको लगता है कि वो सेफ है, सिंपल है, आपको जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करता है, तो बेशक एफडी ही करिए। आप सिर्फ एफडी में ध्यान रखिए कि आप बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं,
उसमें आप स्प्लिट करके देखिए कहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलता है और आप थोड़े पैसे बैंक की एफडी करिए, थोड़े पोस्ट ऑफिस में जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उसकी टाइम डिपॉजिट कर सकती हैं, ताकि आपको ब्याज भी ढंग का मिले और आपको सर्विसिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर बैंक में जाएँगे, तो बैंक आपके पास में होगा, पोस्ट ऑफिस में जाएँगे तो हो सकता है थोड़ा सर्विस इश्यूज़ हों, थोड़ा डिले होते हैं एज़ कंपेयर्ड टू प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इसका एक मिश्रण बनाइए, ताकि आपको सर्विस प्लस बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिले। लेकिन एज़ अ प्रोडक्ट अगर आप एफडी से कंफर्टेबल हैं, तो बेशक सिर्फ एफडी में पैसे लगाएँ। चलिए, इसी के साथ हमारा समय भी समाप्त हुआ। शुक्रिया हर्ष, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जाने से पहले मैं आप सभी को छोड़ जाती हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकती हैं। नमस्कार। देखा